राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। इसमें आज हम पुरातात्विक साधनों की बात करेंगे। पुरातात्विक साधन कौन कौन से हैं? इसमें सर्वप्रथम हम शिलालेख या प्रशस्ति इन्हें लेंगे। दूसरा बिंदु है मुद्राएं या सिक्के। तीसरा बिंदु है दुर्ग, प्रासाद, महल, ये इनको हम लेंगे। नेक्स्ट है मंदिर, मूर्तियाँ। छठा पॉइंट है स्मारक और अंतिम है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। इनकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम शिलालेखों को ले रहे हैं। शिलालेख राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए एक विशिष्ट साधन है और इनके द्वारा हमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में और साथ ही हमें सांस्कृतिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। ये शिलालेख कौन से प्रमुख हैं? इनमें सर्वप्रथम बिजोलिया का शिलालेख हम ले रहे हैं। ये लगभग 1169 ईस्वी का है और ख़ासतौर से ये चौहान शासकों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। ये शिलालेख 1170 ईस्वी का या 1169 या 70 का माना जाता है, उसका है और ये हमें उपलब्ध होता है बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के दीवार पर। दूसरा जो शिलालेख हमें मिलता है चीरवा का शिलालेख है। चीरवा ये उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर पर एक चीरवा गांव है। वहाँ एक मंदिर की दीवार पर ये मिलता है और इसका समय 1273 ईस्वी का माना जाता है। इस शिलालेख से हमें गुहिल वंशी राणाओं की उपलब्धियों के बारे में, मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों के साथ उनके राजनीतिक संबंधों के बारे में, उस समय की ग्राम्य व्यवस्था के बारे में, मंदिरों की व्यवस्था, इस सब की जानकारी हमें इस शिलालेख से मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट है रणकपुर का शिलालेख, जिसे रणकपुर प्रशस्ति भी कहते हैं। ये प्रशस्ति हमें मिलती है लगभग 1439 ईस्वी की और रणकपुर के मंदिर, जो जैन मंदिर है, उनके उसमें स्तंभ है, उस पर ये हमें मिलती है। इस प्रशस्ति में हमें बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों की वंशावलियाँ, उनकी उपलब्धियाँ, इस सब की जानकारी हमें इस प्रशस्ति से मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति संस्कृत और नागरी दोनों ही लिपियों में लिखी गई है। तो ये मेवाड़ के शासकों के बारे में, ख़ासतौर से कुंभाकालीन उनकी शासन पद्धति, उनकी धार्मिक विचारधारा और सभी धर्मों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति के बारे में भी सूचना हमें मिलती है। इसके अलावा आबू के मंदिर की प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ के प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ का शिलालेख है, ये भी महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ का शिलालेख हमें कुंभलगढ़ दुर्ग से मिलता है और ये शिलालेख लगभग 1460 ईस्वी का है। 1460 AD का ये है और लगभग इसमें 270 श्लोक हैं और ये शिलालेख
5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इससे हमें लगभग 15वीं शताब्दी के जो मेवाड़ की स्थिति है, उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, मंदिर, बावड़ियाँ, तीर्थ स्थान, और सबसे बड़ी बात कुंभलगढ़ दुर्ग में जो प्राचीर है, जो कि एशिया की दूसरे नंबर चीन की प्राचीर के बाद मानी जाती है, उस प्राचीर को भी यहाँ हमें उसकी जानकारी और प्राचीर के बारे में भी जानकारी मिलती है कि वहाँ पर 4 से 5-6 घोड़े एक साथ उस पर चलते थे। तो कुंभलगढ़ के बारे में, कुंभा के बारे में सारी जानकारियाँ हमें इससे, प्रशस्ति से, इस शिलालेख से मिल जाते हैं। इसके बाद है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये प्रशस्ति चित्तौड़ के दुर्ग से मिलती है, और चित्तौड़ के दुर्ग से ये हमें जो कीर्ति स्तंभ है उस पर ऊपर की ओर ये प्रशस्ति अंकित है। इसके लेखक महेश दत्त थे, और ये भी 15वीं शताब्दी के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास को जानने में उपयोगी है। साथ ही इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के शासकों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। और कुंभा की विशेष जो उनकी उपाधियां हैं, दान गुरु की, जैसे उनको दान गुरु भी कहा गया है, उन्हें राजगुरु भी कहा गया है। ठीक है, दान गुरु, राजगुरु, इसके अतिरिक्त शैल गुरु भी उनको कहा गया है। तो ये उपाधियां हमें इस प्रशस्ति में मिलती है। साथ ही अगली प्रशस्ति में हम महत्वपूर्ण प्रशस्तियों में बीकानेर की प्रशस्ति भी है, जो कि बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। 1594 ईस्वी की है। 1594 राय सिंह प्रशस्ति 1594 ईस्वी की है, बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद हम अगले शिलालेख की बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राज प्रशस्ति जिसे कहा जाता है। राज प्रशस्ति ये महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, जिन्होंने इस प्रशस्ति, इस शिलालेख के लिए कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। और इसके जो लेखक थे वो रणछोड़ भट्ट थे, जिन्होंने संस्कृत में इस महाकाव्य की रचना की थी। और इस प्रशस्ति को, इस महाकाव्य को 25 बड़ी बड़ी श्याम रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर राजसमुद्र झील की नौचौकी पाल पर, वहाँ जो खिड़कियाँ हैं, उसमें इसको स्थापित करवाया गया था। ये प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है। ये 1676 ईस्वी की थी। और इस प्रशस्ति में महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का, उनके जीवन के विविध पक्षों का, साथ ही प्रारंभिक वंशावलियाँ, कुंभा, सांगा, प्रताप, इन शासकों के भी युद्ध आदि का भी वर्णन मिलता है। और मेवाड़ की संस्कृति, वेशभूषा, यहाँ की युद्ध नीति, धर्म, कर्म आदि विषयों पर भी इससे हमें प्रकाश पड़ता है, मिलता है, जानकारी मिलती है। इन शिलालेखों के अलावा अरबी फारसी भाषा में भी हमें शिलालेख मिलते हैं। ये शिलालेख मुख्य रूप से
दरगाहों पर, मंदिरों पर, सरायों पर, कब्र पर, तालाबों पर मिलते हैं। तो राजस्थान के इतिहास लिखने में भी ये उपयोगी है और ख़ासतौर से मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद इनके मुस्लिम शासकों के साथ कैसे संबंध थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ये संस्कृत और राजस्थानी भाषाओं के अलावा अरबी फारसी भाषा के भी शिलालेख राजस्थान के इतिहास के लिए उपयोगी हैं। तो पुरातात्विक साधनों में आज हमने शिलालेखों की बात करी, जिसमें चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग महात्म्य, ये कई महत्वपूर्ण शिलालेखों की श्रेणी में आते हैं, जिनसे हमें तत्कालीन शासकों के बारे में, उनके राजनीतिक संबंधों के बारे में, उनके समय के विभिन्न युद्धों के बारे में और साथ ही उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति को समझने में जानकारी मिलती है। दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं मुद्राएं या सिक्के। मुद्राएं और सिक्के मुद्राएं और सिक्के भी राजस्थान के इतिहास के उपयोगी पहलू कह सकते हैं, क्योंकि सिक्कों के माध्यम से हमें साहित्यिक पहलुओं को समझने में, उनकी सत्यता का परीक्षण करने में सहायता मिलती है। सिक्के के द्वारा हमें शासकों के नाम के बारे में, उनकी वंशावलियों के बारे में, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही सिक्के सोने, चांदी, तांबे के हैं तो वो शासन विशेष के बारे में भी, समृद्धि और उसके पतन के बारे में भी जानकारी देते हैं। यदि हम मध्ययुगीन सिक्कों की बात करें तो सोने, चांदी, तांबे, शीशे, इनके बहुतायत में सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन पर अंकित जो लेख हैं, उन पर चिन्ह हैं, ये सब मध्यकालीन इतिहास को जानने में उपयोगी हैं। जैसे सिक्कों के बारे में हम समझ सकते हैं कि आहट से हमें तांबे के 6 सिक्के मिले हैं। उनका समय आदि निर्धारण में भी ये सिक्के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय का एक हमें सिक्का मिला है, जो कि 1192 ईस्वी का मिला है। और वो सिक्का जिस पर एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पृथ्वीराज अंकित है, जो इस बात का द्योतक है कि जरूर इनके बीच में कोई न कोई समझौता हुआ है, इसीलिए दोनों के नाम इसमें मिलते हैं। जबकि उस समय का साहित्यिक साक्ष्य में मिलता है चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, और उस पृथ्वीराज रासो से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया था, और उसकी एक लंबी सी कहानी है। तो उसका सिर्फ सार हम बता रहे हैं कि उस चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो से ये लग रहा था कि पृथ्वीराज तृतीय 1192 के बाद जिंदा था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, पृथ्वीराज ने उसको मार दिया था। लेकिन जब ये सिक्का हमें मिला, 1192 ईस्वी का अजमेर से ये सिक्का मिला था, और उस पर जब मोहम्मद बिन साम और पृथ्वीराज का नाम अंकित होने से तब इतिहासकारों ने इसका इस तरह से उसका विश्लेषण किया कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज तृतीय तो हार गया था, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई समझौता हुआ होगा, न कि चंद्रवरदाई के रासों के अनुसार उनको मार दिया गया था मोहम्मद को, क्योंकि इस सिक्के से इस बात की पुष्टि होती है। और इस तरह से सिक्के साहित्यिक साक्ष्यों में जब भी अंतर्विरोध या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, तब ये सिक्के
उसका सत्यता का परीक्षण करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्कों से हमें किसी भी साम्राज्य की सीमाओं की भी जानकारी मिलती है, उनके व्यापारिक संबंधों की भी जानकारी मिलती है, और साथ ही सिक्कों किस धातु के हैं वो उनकी समृद्धि और स्थायित्वता के भी बहुतायत में यदि सिक्के मिलते हैं तो वो साम्राज्य, वो शासक का शासन लंबे समय तक रहा है इस बात की भी वो सूचना देते हैं। और यदि कम मात्रा में सिक्के मिलते हैं तो वो उसके अल्पकालीन शासन की भी सूचना देते हैं। इसके अलावा सिक्कों आर्थिक समृद्धि के परिचायक हैं, शासकों के आपसी संबंधों के परिचायक हैं, और सिक्के जहाँ जहाँ से मिलते हैं वो राज्य की सीमाओं का निर्धारण भी करते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में सिक्के इस तरह से महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग, राजप्रासाद और महल, हम इन बिंदुओं पर बात करते हैं। दुर्ग, राजप्रासाद और महल ये भी राजस्थान के इतिहास के लिए उपयोगी हैं। खासतौर से मध्ययुगीन राजस्थान के इतिहास को समझने में ये बहुत ही सहयोगी हैं, क्योंकि दुर्गों से हमें उस समय की सामरिक नीतियों का पता लगता है, राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है, स्थापत्य कला का भी ज्ञान होता है। तो ये दुर्ग इस बात के द्योतक हैं कि उस शासन की नीतियाँ क्या रही हैं। साथ ही प्रमुख दुर्ग जो हैं उनमें चित्तौड़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, सिवाना, तारागढ़, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, तारागढ़, बूंदी, ये महत्वपूर्ण दुर्ग हैं। अगला है मंदिर और मूर्तियाँ। मंदिर और मूर्तियाँ भी राजस्थान के इतिहास के लिए, उसके अध्ययन के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि मंदिरों से हमें और मूर्तियों से हमें उस समय की राजनीतिक घटनाओं का, धार्मिक विचारधारा का, उस शासन की समृद्धि का, संपन्नता का भी ज्ञान होता है। क्योंकि यदि निरंतर युद्ध होते रहते हैं तो मंदिर और मूर्तियों के निर्माण की ओर कोई भी शासन ध्यान नहीं दे सकता। और यदि बहुतायत में मंदिर और मूर्तियाँ बन रहे हैं, इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से वो शासक समृद्ध रहा है, अतिरिक्त आय को इन क्षेत्रों में वो खर्च कर रहे हैं। और साथ ही मंदिर और मूर्तियों से हमें उस समय की कला आदि का भी पता लगता है। तो राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में देलवाड़ा का जैन मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है, और साथ ही यहाँ पर उदयपुर का जगदीश मंदिर है। कई सारे प्रमुख मंदिर हैं, नाथद्वारा का मंदिर बहुतायत में हमें मिलते हैं। तो जैसे 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास या 13वीं-14वीं शताब्दी तक हमें जैन मंदिरों की बहुत संख्या मिलती है। उसके बाद में इनके भग्नावशेष मिलने लगे हैं, तो वो आक्रांताओं के आक्रमण के द्योतक हो सकते हैं। और बहुतायत में मिलना उस समय के इस धर्म के व्यापकता, इस धर्म के का ज़्यादा समृद्धि का या उत्कर्ष का पता हमें इससे चलता है। नेक्स्ट है स्मारक। स्मारक ये भी इतिहास निर्माण की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। और इन स्मारकों का निर्माण किसने करवाया, किस लिए हुआ, तो उस घटना विशेष के बारे में, कला के बारे में, आपसी संबंधों के बारे में, युद्ध आदि के बारे में भी इनसे हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, इनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जो पहले के रहस्य हैं, सभ्यताओं का उत्खनन, उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, इसको समझने में हमें मदद मिलती है। सभ्यताएं में जो उत्खनन में प्राप्त सामग्री है, मृत भांड है, मूर्तियाँ हैं, पाषाण और इनके उपकरण हैं, तांबे के, लोहे के,
साथ ही आभूषण हैं, मणके हैं, मुद्राएं हैं। तो कालक्रम के निर्धारण के साथ साथ उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि जानकारियाँ इन समय